हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो क्वाड्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन का मीन्स क्या हो गया, हमारे को दो साइड मिलेगी, एक LHS और एक RHS। क्वाड्रिक क्वाड्रिक मतलब डिग्री कितनी मिलेगी, 2। लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो वो कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक खास बात याद रखनी है कि जो हमारा कोफिशिएंट a होगा, है ना, x² का कोफिशिएंट जो a होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर बनने वाली इक्वेशन क्वाड्रिक में रहेगी। ये क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। आगे बात करें। अच्छा, तो हमारे को इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है NCERT की, उसमें हमारे को कुछ बस इतना पूछ रहा है कि वो क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको चेक करना है कि मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए, 2। तो उसके अंदर x की टर्म हो या ना हो, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। हमें मतलब सिंपल सा ये है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अलजेब्रा की आइडेंटिटी के कुछ आइडेंटिटी में यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मेरे को याद ही करनी है। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी है मेरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। आगे मैं बात करूं तो a² माइनस b² इक्वल टू एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। ये यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो फर्स्ट टर्म होगी ना वही फर्स्ट टर्म आएगी, जो सेकंड टर्म होगी वो सेकंड टर्म बनेगी। ऐसा नहीं कि हमने चेंज कर दिया। पार्ट नंबर 4 हमारे को नेक्स्ट जो आइडेंटिटी याद रखनी है वो है a³ माइनस b³। ये होती है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। और फिफ्थ नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। अब मैं यहीं पर एक कंफ्यूजन वाली आइडेंटिटी और लिख रहा हूँ। देखो ये a³ माइनस b³ है। इन केस अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये इसका होल क्यूब है जबकि ये इसका इंडिविजुअल क्यूब है। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ना वो कैसे ओपन होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये जो a² भी है ना इसमें सिर्फ स्क्वायर a का हो रहा है, ये होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। a² करना है b ऐसा कैसा, इसमें b का स्क्वायर करना है a और 3 ऐसा। ऐसे ही a³ प्लस b³ की कंफ्यूजन वाली आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पर भी सेम ही है कि ये होल क्यूब है जबकि ये इंडिविजुअल क्यूब है। अगर a प्लस b का होल क्यूब पूछ रहा होगा तो बनेगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यहां से मैं इन दोनों के भी एक कंफ्यूजन आईडी बता के जा रहा हूँ, है ना, आइडेंटिटी बना के बता रहा हूँ। क्या कि देखो जो हमारे को पॉलिनोमियल के चैप्टर में पूछता है α² प्लस β², ऐसे होते। तो देखो a² प्लस b², अगर मुझसे ये पूछे कि a² प्लस b² तो ये कैसे फाइंड करेंगे बताओ। ये प्लस का 2ab दिला के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात समझ में, प्लस का 2ab दिला के क्या हो जाएगा, माइनस। α² प्लस β² फाइंड करो तो आप क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 अल्फा बीटा। कि मैंने पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर आपने वो सेशन लिया है तो वहां पर देखो, लिया है तो आपको पता है, नहीं लिया है तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो ना। वहां पर मैंने और भी बहुत सी चीजें बताई है, ग्राफ से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से भी तो बताओ a² प्लस b² फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a² प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ लिख सकता हूं क्या। अब इसमें और ये देखो दोनों ही एक ही चीज बता रही है सर, अब ये वाली ले या ये वाली ले, क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होगा तब तो ये वाला ऐसे जाएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन केस ये क्वेश्चन अगर हमारा ऐसे किसी उस फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो या क्वाड्रिक का वैसे फॉर्म हो, नॉर्मली कोई क्वेश्चन हो, तो फिर हमारे को ये वाली चीज गिवन होगी और ये वाली चीज हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी।
ठीक है, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का तरीका होगा। क्या यहाँ तक बस हमारे को इतनी याद है तो हमारा काम नहीं चल रहा है, नहीं पूछेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। फिर हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम की है। तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बताऊंगा, पहले मैं लेकर आ रहा हूँ थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमारे को नेचर ऑफ रूट्स बता रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के दो तरीके बता रखे हैं। एक बता रखा है स्प्लिट मेथड, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज में दे रखी है, और जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है। तो पहले मैं उन दोनों को ही लिख रहा हूँ। पहला मेरे पास होगा फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड बोले तो स्प्लिट मेथड। दूसरा जो मेरा मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये नेचर ऑफ रूट्स को बताएगा। किसको बताएगा? नेचर ऑफ रूट्स को। ये रूट्स को फाइंड करेगा, है ना, सॉरी ये भी रूट्स को फाइंड करेगा। एक सेकंड, फैक्टराइज मेथड भी रूट को फाइंड करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रूट को फाइंड करेगा। जो इसका डिस्क्रिमिनेट होगा, है ना, डिस्क्रिमिनेट, वो क्या फाइंड करता है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या यहाँ पर रूट्स पॉसिबल है या नहीं है ना। रूट्स पॉसिबल है तो क्या दोनों रूट्स इक्वल हैं या दोनों अलग अलग रूट्स हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी चीज हमें कौन बताएगी? नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इससे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकाल सकते हैं और फैक्टराइज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकाल सकते हैं। अगर कोई स्पेशल मेथड अगर वहां पर अप्लाई करने के लिए कह रहा है, तब तो हमारे को वही स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप इनमें से किसी के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आता हूँ फैक्टराइज मेथड पे। फैक्टराइज मेथड छोटा सा मेथड है। मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो आप बोलोगे कि जिसकी पावर जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसका स्प्लिट होता है। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसके कोफिशिएंट को हम लोग तोड़ते हैं, है ना, स्प्लिट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये सब कुछ तो ऐसा है। ऐसा मैंने ये कहा कि जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसके कोफिशिएंट को तोड़ा जाएगा। तो जिसको तोड़ा जाएगा उसको तो ब्रैकेट में लिख लिया और बाकी सारी चीज ऐसी कैसी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आप क्या कहोगे कि जिस भी नंबर को तोड़ा जा रहा है वो तो आना चाहिए प्लस और माइनस से, यानी कि प्लस और माइनस से तो क्या आना चाहिए? 5। बची हुई जो टर्म होती है कौन कौन? ए और सी, ए और सी, वो आनी भी चाहिए मल्टीप्लाई से और उसका होना भी क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब इनका मेरे को मल्टीप्लाई से आंसर निकालना है और इसका आंसर क्या करना है? प्लस माइनस से। 6 बन जा, अगर यहाँ 2 होता तो 6 2 जा 12, यानी मल्टीप्लाई से क्या आना चाहिए था? 12। 6 3 जा, अगर यहाँ 3 होता तो 6 3 जा 18, यानी मल्टीप्लाई से क्या आना चाहिए था? 18। और प्लस माइनस से क्या आना चाहिए था? 5। अभी क्वेश्चन की डिमांड ये है कि मल्टीप्लाई से तो आना चाहिए 6 और प्लस माइनस से क्या आना चाहिए? 5। तो मैं 2 की टेबल से स्टार्ट करूंगा। क्या 2 की टेबल में 6 आता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6। जिस नंबर ने मल्टीप्लाई से आंसर बनाया है वही नंबर हमारा या तो प्लस से आंसर बनाएगा या माइनस से आंसर बनाएगा। तो 2 + 3 कितना आ रहा है? 5। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सेम नंबर से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारा जो रूट्स होगा वो क्या होगा? 2 और 3। यहाँ एक बात याद रखना कि बड़ा नंबर पहले लेना, छोटा नंबर बाद में लेना। 2 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए प्लस का साइन आ रहा है। ये याद रखना कि बड़ा नंबर पहले लिखना, छोटा नंबर बाद में लिखना। एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो 3 है ना, ये x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये 2 भी x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता तो अंदर साइन चेंज होता है, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसका पेयर बनाऊंगा तो सर x बनेगा बाहर, x + 3। इसका पेयर बनाऊंगा तो सर +2 है तो प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ जो साइन आता है ना, 99.99% केसेज में ये होता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 की टाइम में 6 कितने टाइम में आता है? हमारा चेक करने का तरीका ये टर्म और ये टर्म क्या होनी चाहिए? सेम। तो x + 3 और x + 2, ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला। एक बार अंदर वाले के साथ 0 और एक बार बाहर वाले के साथ 0। क्यों? क्योंकि हमारे को जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो एक 0 जो गया हमारा अल्फा और एक 0 से हमारा क्या हो गया? बीटा। ये जो हमारा आंसर हो गया ये हमारा रूट्स हो गया। रूट्स को हम जीरोस कह रहे हैं। क्या फैक्टराइज मेथड समझ में आया? ठीक है, अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले डिस्क्रिमिनेट लगाना कंपलसरी है, ये याद रखना। हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये याद रखना। फैक्टराइज तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते।
क्वाड्रिक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे को डिस्क्रिमिनेट करके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करके दिखाने होंगे और फिर क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वाड्रिक फॉर्मूले से बन सकते हैं सारे, ठीक है। हमारे को ये बता देगा कि भैया इसके नेचर ऑफ इसके रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। स्प्लिट मेथड हमारे को ये नहीं बता सकता है कि इसके रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे को आइडिया थोड़ी ना है कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। एक बार के लिए मैं अप्लाई करूंगा ही, मेथड को अप्लाई करूंगा, बट ये तो मेरे को डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट से बता देगा कि भैया तेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे को अगर ऐसा अटपटा सा नंबर दिखे ना तो क्वाड्रिक से सॉल्व करके देख लेना कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है या नहीं है तो देखो डिस्क्रिमिनेट का केस डी के हम लोग यहाँ पर 3 केस पढ़ेंगे। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट का रूल होता है ना, डिस्क्रिमिनेट का ये रूल होता है। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या बनता है, 2 इक्वल रूट्स। कैसा रूट्स मिलेगा? 2 इक्वल रूट्स। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेट का आंसर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे को मिलेंगे 2 रियल डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स। और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, 4ac का आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ऐसा कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, यानी कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तब तो रूट्स है। इसका आंसर अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा मतलब नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा, जिसकी तरफ मुंह खुला, 0 बड़ा है और ये छोटा है तो 0 से ये क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर। अगर इसका आंसर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसी क्वेश्चन के लिए मैं देखो डिस्क्रिमिनेट लगा के दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेट में हम बोलेंगे कि इन क्वेश्चन हियर ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कितना है 1। बी कौन होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है 5। और सी कितना है यहाँ पर 6। ध्यान रखना यहाँ पर साइन के साथ आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, साइन के साथ लेना है ABC की वैल्यू। मैं डिस्क्रिमिनेट लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी तक मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसका आंसर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो अभी तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करते हुए चलूंगा। तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, तो 25 माइनस कितना होगा 24। क्या आंसर आया 1। और 1 जो होता है वो ग्रेटर देन क्या है 0। 1 ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन कितनी होगी 0। यानी कि मुझे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब सेम वैल्यू काउंट नहीं, सेम वैल्यू नहीं आएगी, दोनों वैल्यू क्या आएगी अलग अलग। देख आंसर अलग अलग आ रहा है तो ये इसने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया कि मिलने वाले जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इन केस अगर ये इसका आंसर 0 आता तो इक्वल टू 0 होता, मतलब 2 इक्वल रूट्स आते, मतलब पहला भी -3 होता और दूसरा भी क्या होता -3 है। अगर लेस देन 0 होता तो नो रियल रूट्स, मतलब हमारे हम ऐसे क्वेश्चन की ऐसे इक्वेशन की हम लोग रूट्स फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये निकालने के बाद में हम लोग क्वाड्रिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेट लगा दिया, डिस्क्रिमिनेट लगाने के बाद में फिर क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रिक फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला, कि अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेट ही निकाला, बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला। आप देखो ये जो वेरिएबल है, ये जो क्वेश्चन है ये किस वेरिएबल का है, x का, तो ये वैल्यू जो आंसर देगा वो भी किसका देगा, x का। तो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। b का मतलब आप समझ रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x, d का मतलब समझ रहे हो आपका ये आंसर, ये जो आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आंसर डी को ही तो बता रहा है, और डी का जो आंसर आया वो कितना आया है 1। ये आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही तो आ रहा है ना, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं डी, तो इसका आंसर कितना आया है 1 आया। आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बताओ, प्लस का 5 है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस तो है फॉर्मूले का, है ना, और b की वैल्यू कितनी है +5। इन केस अगर -5 होती तो 2 बार माइनस आते, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ये आंसर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है ना, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू भी कितनी है 1। सॉल्व करोगे तो देखो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 1 का रूट कितना होता है 1, अपॉन में कितना आ गया 2।
अब यहां से आपको क्या करना है, एक बार तो प्लस के साथ जाना है और एक बार माइनस के साथ जाना है। मतलब एक बार आप लिखोगे -5 + 1, ध्यान से सुनना, आगे वाले के साइन चेंज नहीं करने, जो हमारा बीच का साइन होगा ना वो चेंज होगा। एक बार किसके लिए, प्लस के लिए, एक बार तो किसके लिए, प्लस के लिए, और एक बार किसके लिए, माइनस के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? -5 तो एज इट इज ही रहेगा, साइन ये वाला लेना है हमारे को, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और 1 ऐसा का ऐसा। -5 + 1 करूंगा तो कितना आएगा, -4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 6, -6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस। बताओ, -2 -3 आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये आपने अल्फा माना है, ये बीटा माना है, ये अल्फा माना है, ये बीटा माना है। आपका एक रूट्स होगा अल्फा और एक रूट्स क्या होगा, आंसर दोनों से क्या आ रहा है, सेम। वापस से सुनना, फैक्टराइज मेथड, छोटे नंबर आए फैक्टराइज मेथड कर लो, बड़े नंबर आए, ऐसे नंबर जो आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब हमारे से वर्डिंग प्रॉब्लम पूछता है तो हमसे पूछता है कि क्या ऐसी चीज पॉसिबल है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे को कौन बताएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डिस्क्रिमिनेट बताएगा कि ऐसी चीज पॉसिबल है या नहीं है। अगर हमारा 2 इक्वल रूट्स आ रहा है तो पॉसिबल है, ठीक है, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहा है तो भी पॉसिबल है, बट अगर नो रियल रूट्स अगर हमारा आंसर आ रहा है तो फिर ऐसी इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे को रूट्स नहीं मिलेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वो क्वेश्चन है या नहीं है, जो हमने थर्ड एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो हमारा यही तो हमारे से पूछ रहा है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो इन दोनों केस के लिए तो पॉसिबल है, इस केस के लिए पॉसिबल नहीं है। इन दो केस के लिए पॉसिबल कब होगा, जब या तो आंसर 0 के इक्वल है या ग्रेटर देन है, लेस देन है तो नो रियल रूट्स है, यानी ऐसी इक्वेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हमारे से जो क्वेश्चन पूछा है थर्ड एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, मैंने सेकंड और थर्ड दोनों बता दी वर्डिंग प्रॉब्लम के ऊपर। इस प्रॉब्लम के बाद में चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 इक्वल रूट्स के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2 इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। 2 इक्वल रूट्स का मतलब ऐसे ही, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, k - 1x² प्लस kx प्लस 3, ऐसे कोई इक्वेशन लिख दी। ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। इक्वल रूट्स मिलेंगे तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, b² - 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई होगी। 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। 2 इक्वल रूट्स का मतलब हो गया हमारे पास जो कंडीशन होगी वो ये वाली होगी, है ना। 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन ये होगी। 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होगी तो इस k की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बताओ b का स्क्वायर, b का मतलब कौन है यहाँ पर k, तो मैं क्या लिखूंगा, k का स्क्वायर -4 × a पूरा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, k - 1, और c कितना है, 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, k² - 4 3 जा 12, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 4 3 जा 12। अबे 12 k से होगा, 1 से होगा या दोनों से होगा, तो आप बोलोगे दोनों से होगा, तो 12 को k से करूंगा तो 12 k, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 किसका, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का, तो माइनस का 12 k से मल्टीप्लाई होकर -12 k, माइनस का 12 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज मेथड से कैसे भी करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन बनाया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इक्वल रूट्स बोलेगा तो इक्वल टू 0 लेकर आता है, ग्रेटर देन बोलेगा तो ग्रेटर देन के साथ जाता है। ऐसा हमने हमारी थर्ड एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी के ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिख रखे थे जहाँ के की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट निकलवा सकता है, क्लियर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ डिस्क्रिमिनेट निकलवा के कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। के की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे से 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में, यानी कि 4.3 से हमारा पक्का है एक क्वेश्चन, ये 101% है। 4.3 के जो हमारे 5 या 6 क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप्स हैं एग्जाम्पल्स हैं, उनको अच्छे से लगा लेना, वहां से हमारा एक क्वेश्चन 101% आ रहा है। अब वो 1 मार्क्स का आएगा या 2 मार्क्स का आएगा वो आइडिया नहीं है, बट हर पेपर के हर सेट के अंदर, मैथ के हर पेपर के हर सेट के अंदर 4.3 तो हमारी आई रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं वर्डिंग प्रॉब्लम पे आता हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे लिए वो है वर्डिंग प्रॉब्लम। लेकिन इस सेशन को लेने के बाद में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग अपने PYQs कर लो, RD लगा लो, है ना, और तुम्हारी कोचिंग की, स्कूल की, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की
किसी की भी सीट लगा दो, उसके बाद में वर्डिंग प्रॉब्लम में तो तुम कहीं नहीं फंसने वाले इस सेशन को लेने के बाद में। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर से, ठीक है। नंबर में देखो, अगर मैंने सर हमारे को दो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और इनका सम दे रखा है 5, और फिर कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 4 टाइम है सेकंड नंबर का, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कह दिया और कहा कि फाइंड द नंबर्स। अब सर हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रिक का है। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही समझना कि लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें जब भी आप इक्वेशन बनाओगे तो दो इक्वेशन बनती है, उन दो इक्वेशन के बीच में जो साइन आता है ना, वो साइन आता है या तो प्लस का या फिर माइनस का। आपको समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर रहे होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसा कुछ, या प्लस आता है या फिर क्या आता है, माइनस आता है, या तो दोनों प्लस आ जाए या दोनों माइनस आ जाए, या एक प्लस आ जाए और एक क्या आ जाए, माइनस। मतलब बीच में ऑपरेटर, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में बीच में ऑपरेटर या तो प्लस का होना चाहिए या किसका होना चाहिए, माइनस का, तब तो ये लीनियर है। इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि अगर दोनों के बीच में साइन प्लस का या माइनस का है तो इन केस मतलब ये हमारा जो वर्डिंग प्रॉब्लम है ये किस में चला गया, लीनियर में। अगर हमारे पास एक इक्वेशन में प्लस का साइन आ रहा हो और दूसरी इक्वेशन में साइन आ रहा हो मल्टीप्लाई का, पहली इक्वेशन में तो साइन आ रहा हो प्लस का या फिर माइनस का, और दूसरी इक्वेशन में साइन किसका आ रहा हो, मल्टीप्लाई का, ऐसे इक्वेशन सारे ही किसके हैं, क्वाड्रिक के। तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे कि सर मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, सर सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, तो हमारे को कहा कि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है, 5 है। तो आप बोलोगे कि x प्लस वाई तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर ये कह रहा है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है, x है, वो है इक्वल टू सेकंड नंबर के कितने टाइम, 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर यानी कि 4y, तो x इक्वल टू 4y, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इस प्लस को 4y को मैं इधर लेकर आ जाऊं, इक्वल टू क्या बन गया, 0। आप ये भी काम कर सकते हो कि x माइनस 4y इक्वल टू 0 रख दिए, यहां पर आप लोग x मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड भी लगा सकते हो और एलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हो, x काट के, ठीक है। 4y में से 3y गया तो मतलब कहां से -3y, ऐसा करके करोगे। या फिर ये करोगे कि सर हमारे पास जो हमारा x का आंसर आया, किसका आंसर, x का आंसर, वो कितना आ गया, 4y आ गया, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, 4y प्लस वाई इक्वल टू 5, 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू में कितना हो गया, 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। x माइनस 4y इक्वल टू में 0 लेता हूं, तो बताओ ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये सही है या गलत है, ये तो गलत हो गई ना। कैसे कि ये जो x का आंसर है, ये x का आंसर है 4y, ये कोई इक्वेशन नहीं, ये x का क्या है, आंसर। क्या x का आंसर कितना आ रहा है, 4y। मेरी बात ध्यान से समझना कि एक इक्वेशन में प्लस का साइन आ रहा हो, दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई आ रहा हो, सब्स्टिट्यूट लगा के हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4y, यहाँ मैं 4y लिखूंगा, 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू में 5, y की वैल्यू कर दिया 1, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 4 होगी, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स के बाद में डिजिट में, अच्छा एक चीज और हमेशा याद रखना, जो ग्रेटर नंबर होगा ना, ग्रेटर नंबर वो हमेशा पहले लिखना है, ये याद रखना, फर्स्ट लाइन देनी है ग्रेटर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हमारे कौन सी लाइन देनी है, सेकंड लाइन देनी है। मतलब अगर ग्रेटर नंबर मैंने x माना है और स्मॉलर नंबर मैंने y माना है, तो x माइनस वाई ये हमारे को पॉजिटिव आंसर देगा। दूसरी चीज इसके अलावा, अगर आपने ग्रेटर नंबर x माना है, जैसे मान लो 3 और 2 में ग्रेटर कौन है, 3 है, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल कराओगे तो 1/3 और ये क्या बनेगा, 1/2। तो अब बताओ बड़ा कौन हो गया, 1/2 बड़ा हो गया। अगर हम नंबर्स लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं, तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है, बट जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू छोटी लगती है, छोटी वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी जाती है। मतलब ये बड़ा हो गया और अब ये क्या हो गया है, छोटा, ये याद रखना। अच्छा, अब के क्वेश्चन में हमारे को क्या करना होता है, माइनस।
अगो लिखा हुआ आ जाए, बिफोर लिखा हुआ आ जाए, मतलब एज को हमारे को क्या करना है माइनस, हैंस लिखा हुआ आ जाए, फ्रॉम नाउ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, आफ्टर लिखा हुआ आ जाए, ऐसे वर्ड्स के अंदर हमारी एज क्या होती है प्लस होती है। अगर हम लोग 2 डिजिट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 2 डिजिट के क्वेश्चन में हमारे को ध्यान रखना है कि वंस डिजिट अगर मैंने x मान ली, वंस डिजिट मैंने क्या मान ली x, और टेंथ डिजिट अगर मैंने मान ली है y, टेंथ डिजिट मैंने क्या मान ली है y, तो मुझे बताओ वंस डिजिट मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, टेंथ डिजिट मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो हमारा जो नंबर होगा, नंबर विल बी, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x, टेंथ डिजिट y है तो 10y, वंस डिजिट x है तो 1x। कैसे 31 दो डिजिट का नंबर है, वंस डिजिट क्या है 1, टेंथ डिजिट क्या है 3, टेंथ डिजिट है 3 तो 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, दोनों के आंसर को क्या कर रहा हूँ प्लस। देखो 10 3 जा 30, 1 1 जा 1, 30 प्लस 1 कितना हो गया। अब जब हमारे को वो डिजिट के अंदर चेंज करने के लिए कहेगा तब तो मैं लेकर आऊंगा किसमें x और y में, इस सम ऑफ डिजिट 5 है तो x प्लस y कितना है 5 है। अगर वो नंबर्स की बात कर रहा होगा तो नंबर की बात कर रहा होगा तो हमारे को अब क्या लेना पड़ेगा एक्सपेंडेड फॉर्म, कि मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया है तो 9 का गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है, 8 एक्सीड कर रहा है, ऐसे बढ़ा जाए। अच्छा एक छोटी सी चीज और याद रखना, लेस देन, मोर देन, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड, एक्सक्लूड, ये सभी कहां जाएंगे लास्ट में। कैसे, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं राम इज 4 ईयर मोर देन श्याम, तो आप बोलोगे कि राम का मतलब आर से डिनोट करता हूं, इच का मतलब हो गया इक्वल टू, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इक्वल टू लेगी। मोर देन वर्ड आ गया तो मोर देन अगर वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना मोर देन की जो पहले वाला होता है ना वो लास्ट में जाता है, मतलब मैं 4 प्लस नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा +4। लेस देन होता तो मैं 4 ईयर लेस देन होता तो मैं 4 माइनस नहीं लिखता, मैं क्या लिखता -4। शाम की एज को मैं क्या मान रहा हूँ s, तो क्या बन गया s + 4। बात समझ में आ रही, आगे बढ़िए, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 डिजिट, ये हमारे एज के क्वेश्चन हो गए। अच्छा जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ कि रहमान है, रहमान की जो एज है 5 इयर्स, रहमान की जो एज है आज से 5 साल अगो, और एक रहमान की एज है आफ्टर 5 ईयर, है ना, आफ्टर 5 ईयर। तो बताओ 5 साल पहले और 5 साल बाद में एज सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। अगर मैंने रहमान की एज को अगर आज r मान लिया तो 5 साल पहले, तो आज की एज में 5 क्या कर दूंगा माइनस, आज की एज अगर मेरी r है तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरी एज में 5 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। वो अगर ऐसे कहे कि 5 इयर्स अगो वाला रहमान की एज का रेसिप्रोकल और आफ्टर 5 ईयर जो रहमान की एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम। अब रेसिप्रोकल ये तो एज है, रेसिप्रोकल मतलब 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर उसका सम दिस वन है, कुछ भी एक नंबर दे दिया तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन में ध्यान रखना 2 वेरिएबल्स आएंगे, जबकि क्वाड्रिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आएगा। सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा, दो अगर अलग अलग चीजें, देखो जब नीचे देखोगे ना तो आप लोगों के इक्वेशन समझ में आएगी कि जब दो इक्वेशन में बीच में साइन प्लस और माइनस के आ रहे हो तो हमारा होता है लीनियर, और अगर एक में प्लस आ रहा है और दूसरे में मल्टीप्लाई आ रहा है ना, इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, एक में प्लस और माइनस आ रहा है, दूसरे में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 101% वो किसका क्वेश्चन है क्वाड्रिक का, ये ध्यान रखना, वो किसका क्वेश्चन है क्वाड्रिक का। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया, या तो वो क्वाड्रिक से सॉल्व होगा या फिर वो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, एज वगैरह होगी। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास देखो स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, हम बात करते हैं स्पीड वाले, है ना, ट्रेन वगैरह वो वाले जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। मैंने कहा कि एक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2 ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है नॉर्मल ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन है, एक नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन की स्पीड है x
और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दी। और अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड इसकी ज्यादा है तो इसको टाइम लगेगा कम, इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ आ जाए मोर देन, लेस देन, अर्ली या फिर लेट, तो ध्यान रखना बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। ये 4 वर्ड जब भी आ रहे हैं हमारे स्पीड वाले क्वेश्चन में तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। ये 4 क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं हमारे वर्ड स्पीड वाले क्वेश्चन के अंदर, ये 4 वर्ड आ रहे हैं तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर टोटल लिखा हुआ आ जाए तो फिर बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का। फॉर्मूला बनाओ डिस्टेंस। इस ट्रेन ने भी 480 किलोमीटर कवर किया है, इस ट्रेन ने भी 480 किलोमीटर क्या किया है, कवर किया है। दोनों ने कवर किया। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 आवर मोर देन जा रही है, 1 आवर लेस देन जा रही है, 1 घंटा जल्दी पहुंच रही है, 1 घंटा लेट पहुंच रही है। ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। जो भी टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ऐसे लिख देना। और एक चीज और याद रखना, आवर्स में बनाना है। आवर्स में बना हुआ है तो ठीक है, मान लो अगर ये 30 मिनट दिया हुआ होता तो मैं इसको आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देता। क्या बात समझ में आई? आवर्स में दिया हुआ है तो ऐसा का ऐसा, अगर आवर्स में नहीं दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब अपोन में कौन आएगा, स्पीड। डिस्टेंस आ चुका, टाइम आ चुका, अब कौन आएगा, स्पीड। हमेशा याद रखना कि स्पीड वाले क्वेश्चन में चाहे वो हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो, सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, या ट्रेनें हो, कार हो, ऐसे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें याद रखना कि सबसे पहले जो न्यूमरेटर आएगा, यहाँ चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का हो, जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम लगेगा ज्यादा, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करूंगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। बताओ किसकी स्पीड कम है, एक्स की स्पीड कम है, किसकी स्पीड ज्यादा है, एक्स प्लस 10 की स्पीड ज्यादा है। ये हमारा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इन केस मान लो मैंने इसे कहा कि 2 कार है, दोनों ही 180 किलोमीटर कवर कर रही है। एक कार दूसरी कार से 45 मिनट पहले पहुंच रही है। कार की जो स्पीड है, एक की एक्स स्पीड है, दूसरे की मैंने 8 किलोमीटर आवर कम कर दी मतलब माइनस कर दी। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, आप बोलोगे कि दोनों कार ही 180 कवर कर रही है, इनके बीच का टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, मोर देन, लेस देन, अर्ली, लेट, क्या साइन लेगा, माइनस। अपॉन में कौन आएगा, स्पीड, और इक्वल टू में क्या आएगा, टाइम। टाइम है मिनट में तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे क्योंकि आवर्स में लाना पड़ता है। अब अपॉन में स्पीड, मैंने कहा कि जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगा। तो बताओ किसकी स्पीड कम है, तो आप बोलोगे कि x माइनस 8 स्पीड कम है और x स्पीड ज्यादा है। जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ आएगा, बाद में आएगा। आगे बढ़िए। अच्छा, इसके बाद में याद रखना है कि जब हमारे पास सेम डायरेक्शन हो, कैसे डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, मतलब पहली कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ध्यान रखना स्पीड को हमारे को माइनस करवाना है। क्या करवाना है, माइनस। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन चल रहा हो, कौन सा डायरेक्शन चल रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ जा रहा है, तो हमारी जो स्पीड होगी उसको हम क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनकर आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे बनकर आ रहा है कि कोई कार है, क्या है, कोई कार, उसकी जो स्पीड है, एक की 180 मान लिया, मान लो एक की एक्स स्पीड है, एक एक्स की स्पीड से जा रही है, दूसरी 10 किलोमीटर पर आवर उससे ज्यादा ले रही है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 10 ना। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का। अब पहली स्पीड ये है, दूसरी स्पीड ये है, पहली स्पीड में से दूसरी स्पीड को क्या करवा रहा हूं, माइनस। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लो 180 किलोमीटर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में जो भी टाइम दिया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम। ये बात हमेशा याद रखनी है, जिसकी स्पीड कम होगी वो ही पहले आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। या एक काम इसमें तो, सॉरी,
इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आएगा बाद में। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आएगा पहले, जिसकी स्पीड कम होगी वो कहाँ आएगा बाद में। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्योंकि ये तो मैंने वेरिएबल के साथ दिया है वहां पर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में क्या आ गया, टाइम। किस केस में, जब डायरेक्शन कैसी है, सेम। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट में होती तो मान लो डिस्टेंस इतनी दी हुई है, तो अब हम लोग स्पीड को क्या कर देते, प्लस कर देते, और जो भी हमारे को टाइम दिया हुआ होता वो टाइम ले लेते। कहने का मतलब सिंपल है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को करवाना है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को करवाना है प्लस। इस केस के अंदर याद रखना कि तुम्हारा जो भी आंसर आना चाहिए ना वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना कि डिवाइड करने पर आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसका तो मैंने तुम्हारे को बताया क्या, कि जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कब आएगा, बाद में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्पीड जिसकी कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम क्या लगेगा, कम। तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन समझ में आया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रूही नाम की एक लड़की है, उसने कुछ डिस्टेंस कार से कवर करी है, कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर करी है, और मान लो वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है 300 किलोमीटर का। कार से वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 180, तो बाकी बची हुई वो किससे करेगी, बस से। तो 180 में जब 300 चला गया तो कितना बचेगा, 120। मान लो कार की स्पीड x है, बस की स्पीड x + 10 है, तो आप बोलोगे कि देखो सर 180 किलोमीटर और टोटल जर्नी वो 3 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। रूही नाम की एक लड़की है, रूही नाम की एक लड़की है, वो टोटल किलोमीटर कवर कर रही है 300, कुछ डिस्टेंस कार से, कुछ डिस्टेंस बस से। कार की स्पीड x है, बस की स्पीड x + 10 है। कार से कवर कर रही है 180, तो बस से कितना कवर करेगी, 300 में से 180 को माइनस करूंगा तो 120। दोनों डिस्टेंस, उसको जो 300 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 3 आवर्स। तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल टाइम लग रहा है मतलब प्लस का साइन। यहां पर मैंने एक बात बोली थी कि बीच में ऐसे साइन आएगा, ऐसे वाले में नहीं, ऐसे वाले में नहीं। इसमें तो जो बड़ा होगा वो पहले, जो छोटा होगा वो बाद में। ऐसे वालों में तो जो बड़ा होगा वो पहले, जो छोटा होगा वो बाद में। पर ऐसे वाले साइनों में जो छोटा होगा वो पहले और जो बड़ा होगा वो बाद में। याद रखना, जब ऐसे वाले साइन आए, देखो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इसमें जो बड़ा है वो बड़ा पहले ही आएगा, जो छोटा है वो बाद में आएगा। लेकिन जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे वाले, तो उसमें जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स। इसका हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। 2 कंडीशन देकर रूल ट्रांसलेशन करवाएगा। आगे हम बात करें इन्हीं क्वेश्चंस में, तो हमारे पास अगर मान लो ऐसे कहे कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब की बार डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी, एक वर्ड दे दिया कांस्टेंट डिस्टेंस। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने स्पीड को मान लिया x, टाइम को मैंने मान लिया y, तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि कितना आ गया, xy। जब कांस्टेंट डिस्टेंस आ जाएगी तब कैसे करेंगे, तब बोलेगा कि कांस्टेंट कोई डिस्टेंस है, तो टाइम को कम करने पर, जैसे मान लो मैंने टाइम में 4 आवर्स कम किया और स्पीड में मैंने 8 आवर्स बढ़ा दिया, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करना ना। गाड़ी की स्पीड, जैसे मान लो आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, तो ये 100 किलोमीटर है, तो इधर से भी तो 100 ही हुई। अब कार की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम लगेगा कम, कार की स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। कार की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम लगेगा कम, कार की स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, है ना। स्पीड ज्यादा, टाइम कम, टाइम ज्यादा, स्पीड कम, ये हुआ। अब डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, डिस्टेंस तो अभी भी कितनी रहेगी, x। मैंने कहा कि मैंने टाइम को बढ़ा दिया तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि टाइम में आपने कुछ चेंजेस किया, स्पीड में आपने कुछ चेंजेस किया, तो डिस्टेंस तो अभी भी कांस्टेंट ही है ना, डिस्टेंस तो कवर उतना ही करेगी। टाइम में आपने कुछ चेंजेस किया, स्पीड में आपने कुछ चेंजेस किया, अभी भी डिस्टेंस ऐसे रहेगी। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे डाटा दिए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या निकल जाएगा, आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में और ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है सुनना। वहां पर हमारी जो डिस्टेंस थी वो कॉमन थी,
क्या थी, कॉमन। चेंजेस जो आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहे थे, स्पीड में, टाइम में कोई चेंजेस नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, 180 अपॉन जो भी हमारी स्पीड थी, 180 अपॉन जो भी हमारी स्पीड थी, जो भी प्लस माइनस जो भी साइन आ रहा था, इक्वल टू में क्या आ रहा था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई। दूसरी चीज, जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो टाइम में भी किए जा रहे हैं और स्पीड में भी किए जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि टाइम में कम किया, स्पीड में बढ़ाया। तो हम जानते हैं कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम वही तो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाई। डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। आप टाइम में कम करोगे तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा होगा। तो ये चीजें तो की जा सकती है, डिस्टेंस तो कम ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक ये अगर 100 किलोमीटर है तो यहाँ से भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा होगा, जबकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम में और डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज किसमें हो रहा है, स्पीड में। तो ऐसा पार्ट बनेगा, जिसकी स्पीड कम वो पहले, जिसकी स्पीड ज्यादा वो बाद में। लेकिन जब कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखा हो, चेंजेस स्पीड में भी हो रहा हो, टाइम में भी हो रहा हो, तो इन केस के अंदर हमारे को ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ गई। इक्वल टू में एक्स वाई, इक्वल टू में एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई रहेगा। जो भी डाटा यहाँ दिया हुआ है बस वो डाटा लिख देना। 4 आवर्स लेस देन 8 किलोमीटर आवर मोर देन, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो या कुछ और अलग दिया हो तो वो पार्ट आ जाएगा। मतलब टी की जगह क्या आ जाएगा, बताओ। टी को मैंने क्या माना है, वाई। स्पीड को मैंने क्या माना है, एक्स। बस ये यहाँ लिख दो, समझ आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। देखो एक्स वाई से तो एक्स वाई ऐसे कट रहा है ना। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये RHS से मैच कर रहा है, तो फिर LHS भी LHS से क्या करेगा, मैच करेगा, मतलब इक्वल होगा। RHS भी इक्वल है तो फिर LHS भी LHS की क्या रहेगी, इक्वल। समझ में इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसी में ट्राइंगल वाला बोल दिया। मैं अगर ऐसे बोलूं कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ मैंने x मान ली, किसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मैंने y मान ली, तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। आप बोलोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि एक्स वाई। लेंथ में मैंने कुछ चेंजेस किए, ब्रेड्थ में मैंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, लेकिन अभी भी जो हमारा एरिया है ना उसमें भी कुछ चेंज हो गया। तो बताओ एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एक्स वाई, उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए। सेम ऐसा ही लेंथ में फिर से मैंने कुछ चेंजेस किया, ब्रेड्थ में वापस से मैंने कुछ चेंजेस किया, अब एरिया में चेंजेस हो गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एरिया 9 रिड्यूस हो गया, तो एरिया जो है वो -9 हो गया। एरिया 18 बढ़ गया, है ना, इंक्रीज कर गया। तो एरिया कितना था, पहले कितना था, एक्स वाई। बढ़ेगी चीज घटेगी चीज तो वो पहले वाले में से तो होगा। एरिया जितना भी था तो एरिया पहले कितना था, एक्स वाई। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, और वो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, रिड्यूस कर रहा है तो माइनस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कोई शेफाली नाम की लड़की है जिसके मैथ और इंग्लिश में मिला के कुछ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मैथ के मार्क्स में हमने कुछ कमी कर दी, इंग्लिश के मार्क्स में कुछ बढ़ा दिया, तो जो टोटल मार्क्स हैं वो इतने आ रहे हैं, जितने भी उसने 50 बनाया 40 बनाया जो भी। मैथ के मार्क्स में अब की बार इंक्रीज कर दिया, इंग्लिश के मार्क्स में अब की बार कम कर दिया, तो टोटल मार्क्स अब की बार इतने आ रहे हैं। ऐसे करके बना लेंगे। आप जानते हो कि अगर मेरे पास है ना, ये ऐसे बन जाएगा, मतलब मैथ के मार्क्स आपने से मान लो मैथ और इंग्लिश के टोटल हमने बना दिए 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन मैंने मान लिए x, इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने मान लिए y, टोटल कितना आ गया 15। x की सही क्वेश्चन, अब बात मेरे को बताना, अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपने 5 सही क्वेश्चन करे, आपको ऐसे मान लो ईच करेक्ट क्वेश्चन के, है ना, इसमें तो ऐसे बन जाएगा मैथ कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, इंग्लिश कितने क्वेश्चन है कितने सही है, दोनों का सम करवा देंगे कि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन के हमारे को मार्क्स मिल रहे हैं मान लो 4, और करेक्ट आंसर के हमारे को मार्क्स मिल रहे हैं 4, रॉन्ग आंसर के हमारे को मार्क्स कट हो रहे हैं 1। तो आप बोलोगे कि मैंने करेक्ट क्वेश्चन करे हैं x, रॉन्ग जो मैंने आंसर किए, करेक्ट जो क्वेश्चन करे हैं वो मैंने कितने कर दिए x, रॉन्ग जो क्वेश्चन करे हैं वो मैंने कितने कर दिए y। अब मैं ऐसे बोलूं कि आपने दो लड़के हैं, राम है और एक श्याम है, राम ने 5 क्वेश्चन सही करे, ठीक है, 5 सही आंसर दिए, तो देखो इसको करेक्ट आंसर के कितने वर्ड मिल रहे हैं 4,
तो राम ने कुछ करेक्ट क्वेश्चन करे, राम ने जो करेक्ट क्वेश्चन करे हैं वो 4 क्वेश्चन करेक्ट करे। तो आप क्या बोलोगे कि 4 उसने करेक्ट क्वेश्चन करे, तो करेक्ट क्वेश्चन जो हो गए उसके 4 हो गए, है ना। मैं एक्स वाई ना मानकर मान लो, ऐसे मान लो कि राम ने कुछ करेक्ट क्वेश्चन करे, कुछ रॉन्ग क्वेश्चन करे और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो राम ने करेक्ट क्वेश्चन करे हैं एक्स, मान लो 5x, है ना, या 4x मान लो, 4 मार्क्स मिल गए। और रॉन्ग क्वेश्चन उसने करे हैं मान लो 2 या 1, तो 1। अब आपको पता है कि करेक्ट क्वेश्चन के आपके आंसर होते हैं पॉजिटिव और रॉन्ग क्वेश्चन के आपके आंसर क्या होते हैं नेगेटिव। मतलब आपके ये मार्क्स डिडक्ट होके ही तो मार्क्स बनेंगे। एमसीक्यू अगर हमारा पैटर्न होता है नेगेटिव मार्किंग जिसे कहते हैं, तो ये टोटल मार्क्स होता है, ये आपको अचीव कर रखा है आपने। उसमें से हमारे ये जो मार्क्स है जो हमने गलत किए हैं उस आंसर को हमारे को क्या करना पड़ेगा, उतने मार्क्स को हमारे को डिडक्ट भी तो कराना पड़ेगा। तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसके बाद अगर आप चलें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की ट्यूशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम एक सॉरी टेप वाला क्वेश्चन भी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है माइनस, डाउन स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। मैंने ऐसे कहा कि 180 किलोमीटर, मैंने ऐसे कहा 35 किलोमीटर वो गया है अप स्ट्रीम में और 35 किलोमीटर ही वो आ रहा है डाउन स्ट्रीम में। टोटल टाइम उसको लगा है 3 आवर्स। तो आप कैसे बनाओगे, 35 गया, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम। 35 किलोमीटर गया है वो कौन सी स्पीड में, अप स्ट्रीम में, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। 35 ही वो आ रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए a प्लस बी। टोटल टाइम है, टोटल 1 आ गया, मतलब बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, इक्वल टू में क्या हो गया 3। इन केस अगर मैं ऐसे कहता 35 वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, 25 वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है और उसका जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस वो 3 आवर्स है। डिफरेंस बोल रहा हूँ इस बार, तो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, मतलब 3 घंटे मोर देन है, 3 घंटे लेस देन है, अर्ली है, लेट है, तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। वापस से 35 आएगा अपर स्ट्रीम a माइनस बी, ठीक है। अर्ली लेट वाले के लिए बीच में आएगा साइन आता है माइनस का। वही स्पीड अभी अब की बार इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25, अपॉन में स्पीड कितनी होगी a प्लस बी। ये जो हम a माइनस बी और a प्लस बी करवा रहे हैं ये हम स्पीड का करवा रहे हैं। जहां पर जो a होता है वो a होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और जो b होता है वो होता है स्पीड ऑफ एयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाटर। वाटर का क्वेश्चन है तो वाटर और एयर का क्वेश्चन है तो एयर। ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, एयर की स्पीड कम होगी, क्योंकि अगर एयर या वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट उस समय अपनी बैलेंसिंग नहीं बना पाएगा। तो हमारे को ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज्यादा रखना है और एयर या वाटर की स्पीड को क्या रखना है, कम। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, देखो जिसकी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ आएगा, बाद में। बीच वाला जो साइन होगा, वापस से बता रहा हूँ, मोर देन लिखा हुआ आ जाए, लेस देन लिखा हुआ आ जाए, अर्ली लिखा हुआ आ जाए, लेट लिखा हुआ आ जाए, इन केस में बीच वाले ये ऑपरेटर के साइन क्या लेने हैं, माइनस। फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम। अगर टोटल लिखा हुआ आ जाए तो बीच में साइन किसका आएगा, प्लस। इसमें अगर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कहा कि 35 पे ये 25 पे 3 आवर्स भी लग रहे हैं, तो यहाँ तक भी सही है। और मैंने कह दिया कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करोगे कि देखो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम के अंदर a माइनस बी, डाउन स्ट्रीम में a प्लस बी। 3 आवर्स का गैप आ रहा है तो 3 आवर्स ले लिया, टोटल 3 आवर्स आ रहा है तो टोटल ले लिया। अब यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है, नहीं गिवन होती तो मैं a माइनस बी और a प्लस बी लेता, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है। तो बताओ ऑब्जेक्ट की स्पीड हम किससे डिनोट करते हैं, a से। तो बस a की जगह क्या लिख देना, 18, बस काम खत्म। बात समझा। हमारे पास डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम, पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा वो मैंने डिस्कस कर दिया है, इक्वल टू में टाइम। टाइम हमेशा आवर्स में होना चाहिए। अगर ये a और b की, अगर वाटर की मान लो, वाटर की दिया हुआ होता है कि वाटर की 10 है, ऑब्जेक्ट निकालो, तो इस बार हम a को a रहने देते हैं और वाटर की स्पीड को क्या मान लेते हैं, 10 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड, a और वाटर की स्पीड को हम क्या मानते हैं, अगर ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों ही नहीं दिए हुए हैं तो क्या चलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो टेप वाला क्वेश्चन है, नलों वाला क्वेश्चन है कि एक 2 टाइप के नल हैं, एक का लार्जर डायमीटर है और एक का स्मॉलर डायमीटर है, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर है ना, मान लो स्पीड जो है
वो स्मॉलर डायमीटर की मैंने मान ली, जैसे स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप की मैंने मान ली x, और लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है उसकी मैंने मान ली कि इससे वो 10 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड वो ज्यादा है। तो दोनों मिलकर किसी टैंक को 93/4 आवर्स में फिलअप कर रहे हैं, 93/4 आवर्स में फिलअप कर रहे हैं। तो उनके टेकन टाइम अपने को फाइंड करना है इंडिविजुअली, ठीक है। क्या फाइंड करना है? टेकन टाइम। टेकन टाइम तो सॉरी लिखा हुआ है, स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। किसकी? लार्जर डायमीटर वाले की भी और स्मॉलर डायमीटर की। तो यहां पर एक बात याद रखना है कि हम ऐसे बोलेंगे कि जो टेकन टाइम है कि दोनों ने मिलकर भरा है, तो कुछ टाइम इसने लिया होगा, कुछ टाइम इसने लिया होगा, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने लिखा कि टेकन टाइम बाय लार्जर डायमीटर, वो हमने मान लिया। जैसे मान लो स्पीड पूछ रहा है ना अपने पास, हाँ चलो ठीक है, ये इसने 10 घंटे ज्यादा ले रहा है और ये एक्स, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है स्पीड की नहीं, यहाँ पर मान लो टाइम है कि किसी ये एक्स टाइम ले रहा है और ये एक्स प्लस 10 टाइम ज्यादा ले रहा है। तो आप क्या करोगे? टेकन टाइम के अंदर जब हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के अंदर रेसिप्रोकल में जाएंगे, ये ध्यान रखना। टैप वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब सीधा सा है, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है तो अभी मेरे रिमाइंड नहीं कर पा रहा, बट आप जब क्वेश्चन देखोगे तो मैं उसकी थोड़ी सी वर्डिंग समझा देता हूँ, ट्रिक समझा देता हूँ। टैप वाला क्वेश्चन आ जाए या वुमेन और मैन वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना, चिल्ड्रन वाले, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए, टैप वाला क्वेश्चन, मैन वुमेन और चाइल्ड वाले जितने भी वर्डिंग प्रॉब्लम आए क्वाड्रिक में, तो वो रेसिप्रोकल में सॉल्व होंगे, ये याद रखना। किसमें सॉल्व होंगे? रेसिप्रोकल में। अब जैसे मेरे को ये बताओ स्पीड किसकी ज्यादा है, x की या x प्लस 10 की? तो आप बोलोगे कि x प्लस 10 की स्पीड ज्यादा है। तो मैंने भी एक बात बोली थी कि दोनों ने मिलकर बनाया है तो बीच में साइन आएगा प्लस का, इक्वल टू में हमेशा टाइम आता है, तो इसको सॉल्व कर लो। 9 4 से 36, 39/4 आवर्स में है, अगर नहीं होता तो डिवाइडेड बाय 60 भी होता। अब किसकी स्पीड कम है? तो जिसकी स्पीड कम है वो आ जाएगा पहले, और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो आएगा बाद में। तो इक्वेशन तो वही बन रही है, बस इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास टैप के क्वेश्चन आए तो वहां हम सीधे ऐसे नहीं चलेंगे कि x प्लस 10 इक्वल टू 39/4, नहीं। टैप के क्वेश्चन आ जाए, मैन और वुमेन, है ना, चाइल्ड, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर रेसिप्रोकल ले लेना। ऐसे बोलूं कि 2 मैन और 3 वुमेन मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रही है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इधर रेसिप्रोकल तो इधर भी क्या होगा? रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 39/4। यहाँ रेसिप्रोकल तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4/39। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, जैसे मान लो कोई काम है, कोई वर्क है जो 2 आदमी और 3 औरत मिलकर कितने दिन में कर रही है? 4 डेज में। वही काम, जो काम यहाँ किया है, वही काम 3 आदमी और 2 औरतें मिलकर करती है मान लो 3 दिन में। तो एक औरत एक आदमी उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा? ऐसे वाले जो टैप वाले क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा आएगा कि कोई लार्जर डायमीटर है वो तो x प्लस 10 आवर्स में भर रहा है, स्मॉलर डायमीटर x आवर्स में भर रहा है, तो दोनों इंडिविजुअली उस टाइम को कितने आवर्स में भर देंगे, है ना। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर इतने टाइम में कर रही है, 3 आदमी और 2 औरतें मिलकर 3 दिन में कर रही है, तो एक आदमी और एक औरत, है ना, मतलब उस पूरे काम को एक आदमी कितने दिन में कर सकता है, या एक औरत कितने दिन में कर सकती है, या एक आदमी और एक औरत मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप बोलोगे कि मैन की एफिशिएंसी मैंने मान ली x, वुमेन की एफिशिएंसी मैंने मान ली y, तो आप क्या बोलोगे कि ये x है ना, ये कितना है y, दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं कितने डेज में? 4 डेज में। तो कितना लिख दूंगा? 1/4। ऐसे ही 3 मैन और 2 वुमेन वाले में कर देंगे 1/3x, 1/2y इक्वल टू में 1/3। इसको इक्वेशन में फॉर्म में बनाएंगे और हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट में मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो वो थोड़ा सा क्लिक नहीं कर पा रहा ना। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे या आपके पास जो भी शीट होगी तो वहां पर आप लोग क्लिक, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने देखा था। तो उसकी ट्रिक मैंने समझा दी है कि जब भी टैप वाले, मैन, वुमेन और चाइल्ड वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो वो रेसिप्रोकल में जाएंगे।
किस में जाएंगे, रेसिप्रोकल में। हमेशा पहले किसको लिखा जाएगा, ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे वाले बीच में साइन आ रहा है प्लस का माइनस का, प्लस का साइन टोटल के केस में आता है, माइनस का साइन वो मैंने भी लिखे थे मोर देन लेस देन अर्ली और लेट, उनमें आता है। जिसकी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ आएगा, बाद में। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ऐसा मान लो कुछ भी दिया हो, तो यहाँ जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो कहाँ आएगा, बाद में। ऐसे वाले क्वेश्चन में तो जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में आएगा। बट ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन में जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में। ठीक है, तो आप लोग PYQ के वर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेरे अकॉर्डिंग वो अब इस ट्रिक के साथ सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को भेज सकते हो। ठीक है, NCERT सॉल्व करें, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग NCERT ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो NCERT पैटर्न पे ही बनेंगे। किसी भी कोचिंग की या इंस्टीट्यूट की या स्कूल की सीट सॉल्व करने से अच्छा, क्योंकि मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि अब क्या करें। तो NCERT के ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखें, NCERT सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं। CBSE के PYQ नाम से अगर हम CBSE PYQ लिखेंगे गूगल पे तो हमारे पास वो फोल्डर ओपन होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा वो होगा आइकन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पेपर्स आएंगे। 2023, 24 और 25 के जितने भी पेपर हैं, हर सेट का एक पेपर उठा लो और उसके जितने भी MCQs हैं, जितने भी केस बेस हैं, उसको सॉल्व करें। फालतू के अंदर किसी और की सीट सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि CBSE जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो उनकी थिंकिंग लेवल वो CBSE वाले जानते हैं। कोई कोचिंग या किसी भी अदर रेफरेंस बुक में उनके अपने थॉट्स होंगे, तो वो लेवल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। लेकिन CBSE जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो हमारे को प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। तो आप लोग उन पेपर्स को देखें, पूरा पेपर सॉल्व करने की नीड नहीं है। पेपर को उठाया, उसके अंदर जो NCERT के बाहर के क्वेश्चन हैं उनको लगाना है। जो NCERT के क्वेश्चन है वो अपने को वैसा का वैसा रखना है। NCERT के क्वेश्चंस में अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो 2nd चैप्टर, 6th चैप्टर, 8th चैप्टर और 10th चैप्टर। अगर आपको NCERT के क्वेश्चन देखने ही है, क्योंकि जो मॉडरेट पढ़ना बनेगा वो सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर में बनेगा, बाकी तो पूरी NCERT ही मिलनी है, चाहे हम लोग बेसिक से हो चाहे हम लोग स्टैंडर्ड से हो। हमारे को कुछ भी मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे तो वो यही मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप एक ऐड कर सकते हो 4th चैप्टर, स्टैंडर्ड वालों के 4th चैप्टर थोड़ा सा ऐड मान सकते हैं। बाकी तो मतलब स्टैंडर्ड वालों के लिए 5 चैप्टर मान लो, बेसिक वालों के लिए 4 चैप्टर मान लो। इसके अलावा पूरी NCERT ही मिलेगी। तो मेरा कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा CBSE पेपर को देखें, ताकि हम उसके फैमिलियर हो जाएं उस पेपर के, कि उसमें पूछा किस टाइप के क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड करवाएं। ठीक है, थैंक यू।